हेलो दोस्तों, स्टडी 146 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी भूगोल से संबंधित कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर आपके लिए लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उत्तर, हाँ भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, क्योंकि देशांतर रेखाओं के मानों से यहाँ स्पष्ट होता है कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जिससे हमारे देश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कुछ ऐसे देश भी हैं जिनमें पूर्व पश्चिम विस्तार ज़्यादा होने की वजह से एक से ज़्यादा मानक समय रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मानक तथा सोवियत संघ में 11 मानक समय रेखाएं निर्धारित की गई हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं? भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं? इसका उत्तर होगा, भारत की तटरेखा 7,517 किलोमीटर लंबी है। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है, जिसके कारण यहाँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, तूतीकोरिन, मर्मगांव, मंगलुरु, पारादीप, हल्दिया, कांडला जैसे बड़े बड़े बंदरगाहों का विकास हुआ है, जिसकी वजह से दूसरे देशों से समुद्री मार्गों से व्यापार होता है तथा लंबी तटरेखा होने के कारण ही भारत विश्व में मछली उत्पादन में आवश्यक स्थान भी रखता है। इसके अलावा संसाधनों में नमक, मोती, मूंगा, खनिज तेल आदि की भी प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? उत्तर, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ बहुत हैं। इसके अंतर्गत भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहली होती है जिसमें साल भर पानी रहता है, और दूसरे प्रकार की नदी जिसमें साल भर पानी नहीं रहता है। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की बड़ी मात्रा वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इनका वितरण समान नहीं है। वर्षा ऋतु में ज़्यादातर जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है तथा यहाँ समुद्र में मिल जाता है। जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है, तो इसके विपरीत दूसरा भाग सूखाग्रस्त होता है। यदि हम नदियों को आपस में जोड़ देते हैं, तो बाढ़ तथा सूखे की समस्या भी हल हो जाती है। जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है, तो इसके विपरीत दूसरा भाग सूखाग्रस्त होता है। यदि हम नदियों को आपस में जोड़ देते हैं, तो बाढ़ तथा सूखे की समस्या भी हल हो जाएगी और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण पानी की समस्या भी नहीं रहेगी और पैदावार में बढ़ोतरी होगी तथा किसानों की आर्थिक हालत भी सुधरेगी। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तर भारत नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? ये प्रायद्वीप नदियों से किस प्रकार भिन्न हैं? इसका उत्तर रहेगा आपके लिए, उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। इस कारण इन नदियों में साल भर पानी भरा रहता है। इसके विपरीत पठारी भागों से निकलने वाली नदियाँ गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं। उत्तर भारत की नदियाँ ज़्यादातर मैदानी भागों में बहती हैं। इस वजह से इन नदियों से नहरें निकाली जा सकती हैं। उत्तर भारत की नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इसकी अधिकतर नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी अरब सागर में तथा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों से भिन्न हैं। दक्षिण भारत की नदियों में साल भर पानी नहीं रहता है और यहाँ समतल भागों में भी नहीं बहती हैं, जिस कारण इन नदियों में न नावें चलाई जा सकती हैं और ना ही नहरें निकाली जा सकती हैं। जबकि उत्तर भारत की नदियों की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। यहाँ पर नहरें भी निकाली जा सकती हैं और नावें भी चलाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न, नदी घाटी मैदान में
पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, इनका विवरण दें। नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, इनका विवरण दें। इसका उत्तर होगा पर्वतीय भाग से निकलकर नदी जब मैदानी भागों में बहती है तो कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी जब पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में उतरती है तो सबसे पहले जालोड़ पंख का निर्माण होता है। इसके अलावा नदियों द्वारा और भी कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, जैसे तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित मैदान जो पुराने और नए जालोड़ से बने होने की वजह से बांगर और खादर कहा जाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बिसर्प, गोरखपुर झीलें, बालू रोधिका और गुफित नदियाँ भी पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। जब मैदानी भागों में आगे बढ़ता है तो उनका बहाव मंद होता चला जाता है। जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है तो वहां एक भाग में न बहकर कई भागों में बहने लगती है, जिसे डेल्टा कहा जाता है, और इसके पश्चात नदी समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह की तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इसका उत्तर होगा अरब सागर के द्वीप एक तो होगा अरब सागर के द्वीप और बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीप। सबसे पहले अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित हैं। अरब सागर में कुल 36 द्वीप हैं, 36, जबकि बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं। अरब सागर के द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय का निर्माण प्रवाल निक्षेप से हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र पर्वतों का हिस्सा हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार से भी हुई है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित हैं। धन्यवाद।